प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता सानी साहित्य के यूट्यूब पे मैं गौतम सर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत के उत्तर मेघ में श्लोक नंबर 32 का वाचन करेंगे। इससे पूर्व जितने भी श्लोकों का वाचन वीडियो हम इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगी। हम इस चैनल पर प्रतिदिन अभ्यास वीडियो अर्थात एक एक श्लोकों का अभ्यास वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आइए आज हम वाचन करते हैं मेघदूत के उत्तर मेघ के श्लोक नंबर 32 का। और इस समय चल रहा है यक्षिणी का विरह, जो यक्ष अभी रामगिरी पर्वत पे ही सुना रहा है। रामगिरी पर्वत पे बता रहा है कि तामपस साध्वी, तुम जाओगे तो ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मगर इन किन प्राकेण किसी न किसी प्रकार से मेरी उस पतिव्रता स्त्री को, मेरी पतिव्रता पत्नी को देखोगे। इसके पहले श्लोक में वो बताया कि जब तुम जाओगे तो उसको क्या होगा, तो उसके नैन में जो जल का प्रवाह है वह मुझसे मत संभोगे, कथम किसी प्रकार से वह स्वप्न में ही उत्पन्न मेरे मेल मिलाप मेरे संभोग की कामना करती हुई वह बेचारी बिलख रही होगी, रो रही होगी, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही है। और उसके जो केस हैं वह केस उसके गालों तक, यानी यहाँ से गालों के क्षेत्र भाग तक लटक चुके होंगे। और इसमें भी वहीं से कह रहा है, तो वाचन करते हैं मंदक्रांता छंद में कि आधे बद्धा विरह दिवसे, आधे बद्धा विरह दिवसे, या शिखा दाम हित्वा सापस्यन्ते विगलित शुचा तामयोदिष्टनीयाम् अस्पर्शक्लिष्टाम् आयामितनखे नास्रकृत सारयन्तीं गण्डभोगात् कठिन विषमे, गण्डभोगात् कठिन विषमा एकवेणीं करेण, एकवेणीं करेण। तो करेण है एक वेणीम कठिन विस्मात। करेण मतलब कर मने हाथ होता है और करेण मन होता है हाथ के द्वारा। हाथ के द्वारा कह रहे हैं यहाँ पे स्पर्श, जिसका स्पर्श किया जाए और वह स्पर्श कैसा है, तो क्लिष्टाम है, यानी कि दुखदाई महसूस हो रहा है, दुखदाई महसूस हो रहा है। किसका, तो कह रहे हैं एक बेड़ी, जो एक चोटी बांध कर गया था। बेड़ी माने चोटी। विरह के दिनों में पहले बतलाया जाता था, या इसमें किताब में बार बार कहता भर्ती पोषिका। भर्ती पोषिका मतलब जिनकी शादी हो चुकी है, ऐसी वनिताओं के बारे में बतलाया जाता है कि विरह का समय होता है। और जब यह लेखनी चल रही थी उस समय कालिदास जी के समय में जब लोग विरह मतलब परदेश लोग जाते थे तो अपने अपने पत्नियों की चोटियों को बांध कर जाते थे। और इनका तो विरह हो गया, यक्ष का विरह हो गया है। जब यक्ष का विरह हो गया है तो बता रहा है कि उस समय कोई प्रसाधन नहीं करती होगी। और एक बेड़ी, जो एक बेड़ी में जिसको बांध कर आया था, इसके पूरी श्लोक में बताया कि उसमें से कुछ केस उसके गंड भाग तथा गालों तक लटके होंगे। उसी के बारे में कह रहा है कि उसको स्पर्श करने पर क्लिष्टाम अर्थात दुखदाई होगा, दुख होता होगा। और वह एक बेड़ी कैसी हो गई है, तो कहने कठिन विषम। वैसे तो विषम मतलब होता है नीचे ऊपर उथल पुथल, लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि स्पर्श करने से उलझ गई है जो बेड़ियां, उसके बारे में। तो कह रहा है कि कठिन विषम, कठिन भी हो गई है। कठिन मतलब वहां पे बहुत ज्यादा, मतलब वह बेड़ी जो है, चोटी जो है वह कठिन हो गई है। कठिन मतलब अस्त व्यस्त हो गई है। अस्त व्यस्त के साथ साथ कह रहे हैं कि वो उलझी हो गई है। विषम माने उलझ गई है। और उलझने के साथ एक बेड़ी को जब हाथों के द्वारा स्पर्श करने पर क्या हो रहा है कि दुखदाई महसूस होता होगा। यह कल्पना कर रहा है कि होता होगा, मेरी वाली का हाल ऐसा है। और बताया कि गंडा भोगात, गंडा भोगात, अभोगात हो जाएगा, गंड भोगात, जो उसमें से कुछ दो चार गो बाल है, दो चार गो बाल लटक करके उसके चेहरे पर आ गए होंगे और उसको स्पर्श करने से, काहे कि इसके पूर्व श्लोक में बताया कि शुद्ध स्नानम
परुषमलकं नूनमगण्डलम्बम्। निश्चित ही शुद्ध स्नान करने से उसके जो केस हैं वह कठोर हो गए होंगे और उनके गालों तक लटकते होंगे। ठीक उसी के बारे में इस श्लोक में बताया कि करेण माने हाथों के द्वारा एक बेड़ी, जो एक सूत्रीय बेड़ी अर्थात एक चोटी वाली, जिसको क्या हो गई है, कठिन और विषम हो गई है, कठिन हो गई है और विषम माने उलझ सुलझ गई है, उसमें से दो चार गो बार इधर उधर लटक गए हैं। ऐसी चोटी को गंडा होगा जिसमें से दो चार केस चेहरे पे लटक रहे हैं, चेहरे पर लटक रहे हैं, उसको जब स्पर्श किया जाए तो क्लिष्टान हो जाएगा। स्पर्श करने पे वह दुखदाई होगी, दर्द करती। इतना मार्मिक भावों में यह यश बेचारा अपनी वाली के बारे में सोच रहा है, एक एक बातों को सोच रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी स्पर्श हुआ तो उसके साथ यह हो सकता है, यह हो सकता है। प्रेम में विह्वल, जो सही का प्रेम करता होगा जानता होगा, नहीं तो इसे तो बहुत प्रेमी तो करोड़ों करोड़ों में एक का 5-5 10-10 हो जाएंगे, लेकिन अगर सही है तो एक के लिए एक ही काफ़ी है। देखिए किस प्रकार से उसके बारे में समझ रहा है। और प्रेम एक ऐसा चीज़ है कि आपको आसमान से जमीन पर भी ला सकता है और जमीन से आसमान पर भी ले जा सकता है, लेकिन सामने वाला कैसा यह सोचना चाहिए। हम प्रेम के प्रति विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रेम उचित होना चाहिए, राधा कृष्ण होना चाहिए, राम सीता होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो स्वप्न खो फेल हो जाती है ना। तो कह रहे हैं कि करेण हाथ के द्वारा कठिन विषम, कठिन विषम अर्थात जो कठिनाई है और विषम उलझ पुलझ गए, जिसको छूने में एक बेड़ी को स्पर्श क्लिष्टा छूने में भी क्या हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, दर्द महसूस कर रहा है। उसको जब स्पर्श करेंगे तो उससे क्या होगा, उसको दर्द महसूस होगा। और उसमें से बाल कहाँ है, तो वह गंडा होगा, अर्थात तो वह आ गए कहाँ, गाल के आधे भागों तक, जैसे यहाँ तक वह बाल लटके हुए, उसको स्पर्श करने में उसको क्या हो जाएगा, बहुत दुख होगा। उसके बाद कह रहा है का कि माया आयमित नखे, आयमित नखे, और यहाँ पे कहा असकृत सारयंती। अयमित नखे मतलब नियम के हिसाब से बताया जाए तो नियमित होगा, लेकिन यहाँ पे कहा अयमित है, यानी कि नियम नहीं है। वह अपने नखों में, नख जो है नाखून है, उन नाखूनों को वह काटी नहीं होगी। यह सोच रहे को नाखूनों को काटी नहीं होगी, क्योंकि जो पतिव्रता है, स्त्री है, उनका विरह हो गया है, विरह की अवस्था में जिसका प्रेमी दूर हो गया है, तो किसके लिए सजे सवरे। अब का तो काम में खत्म है, लेकिन पहले यह बताया जाता था कि जब किसी प्रेमी के, कोई प्रेमी की प्रेमिका या प्रेमिका का कोई प्रेमी अलग हो गया है, चाहे किसी पत्नी का पति दूर हो जाता था, तो श्रृंगार पटान नहीं करती थी। ये नहीं कि आज के जमाने के तरह कह लेता वो ना हो तो चार जाने तो ये हो, तो प्रेम के प्रति उनकी आस्था होती थी। कभी भी प्रेम इस प्रकार से होना चाहिए कि कभी भी कहीं भी कितना भी गिरे, लेकिन स्वयं के नज़र से न गिरे कि मेरी गलती नहीं है या उसकी गलती। गलती जब निकालें तो प्रेम के अभागी नहीं है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि अयमित नखे, उसका जो नख है, नाखून है, वह कैसा हो गया, तो नियमित नहीं है। नियमित मतलब मनो वह काट पीट के मनो सही करती है, रंग पालिश बना देती हैं, मगर यहाँ खूब बड्डा बड्डा मनो बड़े बड़े वहाँ पे नाखून हो गया है। अब तो फैशने हो गया बड़ा बड़ा नाखून का विवाहित का अविवाहित का सुहागिन का लड़की सब हीरोइन है। यहाँ से कहे अयमित नखे, जो बड़े बड़े नाखूनों के द्वारा, नाखूनों के विरोध में बता रहा है, या बड़े बड़े नाखूनों से कह रहा है असकृत माने बार बार, कह रहा है क्या, असकृत माने बार बार, सारयंती माने संवार रही है, बार बार संवारती हो। जितना दुखदाई वह चोटी है और चोटी से कुछ बाल लटक गए हैं, जिसको स्पर्श करने पर ही दुख हो रहा है, और उसके बड़े बड़े नाखून हो गए हैं। उन नाखूनों से वह बार बार, उन नाखूनों से युक्त हाथों से, करेण माने हाथों के द्वारा बार बार सारयंती, अपने केशों को वह क्या कर रही है, सवार रही है। सारयंती में देखें तो यहाँ पे श्रीय धातु है, श्रीय धातु के साथ ऋच प्रत्यय होता है, ऋच के साथ सत्य प्रत्यय है, सत्य के बाद यहाँ पे घी प्रत्यय लगा स्त्रीलिंग बनाने के लिए, उसका द्वितीय एक वचन की क्रिया लगी हुई है। तो बताया कि करेण माने हाथों के द्वारा एक बेड़ी, जो एक चोटी है वह कठिन और विषम हो गई है, उथल पुथल गई है, और गंडा अभोगात तथा गालों के क्षेत्र, चेहरे के क्षेत्र तक आ गई है। स्पर्श क्लिष्टा होगी, जिसको स्पर्श करने पर दुखदाई महसूस होगा। अयमित नखे, नियम पूर्वक नहीं, बड़े बड़े उसके नाखून हो गए हैं, और बड़े बड़े नाखूनों वाले करेण माने हाथों के द्वारा, अस्कृत माने बार बार, सारयंती मतलब उसको
संवारती हिलाती होगी, अर्थात उसको हमेशा अपने बार बार प्रदेश में जो बाल है वहाँ से बार बार हटाती हो। सारयंती मैंने हटाना है, संवारना तो सवारी कहाँ से, बेचारी उन बालों को बार बार उस नवे से हटा रही है, दबा रही है, ऐसा वह बताया। और तब कहा कि ताम पद से साध्वी तुम मेरी उस पतिव्रता को देखोगे। अपनी पतिव्रता के ही बारे में बतला रहा है कि तुम ऐसी मेरी पतिव्रता को देखोगे। अब ऊपर से कहा कि आधे बद्धा विरह दिवसे या शिखा दाम हित्वा। आधे मतलब पहले, पहले या शुरू शुरू में कह रहा है कि बद्धा मैंने बांधी गई है, किसके द्वारा, मतलब ये बता रहा है कि मेरे द्वारा ही, या मैंने जो शिखा मैंने चोटी, मेरे द्वारा जो चोटी बांधी गई है, कब बांधी गई थी, तो कह रहा विरह दिवस से आधे बद्धा, विरह के पहले दिन, विरह की दशा में जब वो पहले दिन चला था तब उस चोटी को बांधा था। मैं यहाँ बता रहा, देखिए कह रहा माया, माया मतलब मेरे द्वारा जो आधे बद्धा, आधे आधे शुरू शुरू में बांधा गया था चोटी को, कब बांधा गया था, तो विरह दिवस यानी विरह के दिनों में या विरह के पहले दिन जो मेरे द्वारा चोटी बांधी गई थी, या शिखा जो चोटी बांधी गई थी। और चोटी कैसी थी बाबू, तो कह रहे दाम मानी यहाँ पे पुष्प माला हो जाएगा, पुष्प माला हित्वा माने त्याग कर। बड़ा प्रेम था, बड़ा स्नेह था, नया नया शादी भले दुल्हन बलहन रहे बेचारी, शौख मतलब श्रृंगार शौक तो सबका हक है, वो अपने पति के लिए करती थी। विधाता की ऐसी देन, विधि की ऐसी देन है, तो बेचारी कभी 2-4 महीना हुआ था तब तक तो बेचारे वियोगी हो गया। वह जो स्त्रियां जब ससुराल जाती हैं, शादीशुदा हो जाती हैं, तो अपने सौंदर्य के लिए अपने बाल, अपने केसों में बाल क्या लगाते हैं, फूल लगाते हैं, माफ कीजिएगा, अपने केसों में मान बालों में वो क्या लगाते हैं, फूल लगाते हैं, जिसको गजरा वजरा कहा जाता है। लेकिन के साथ यह कह रहा है कि आधे बद्धा विरह दिवस, विरह के दिन में पहले पहले जब विरह हुआ था उस दिन मेरे द्वारा जो शिखा जो चोटी बांधी गए थे दाम हित्वा, उस पुष्प को हटा करके, वो फूल माला को हटा दिया था, वो साबुन शैम्पू कंडेंसर को हटा करके वह माला भी हटा दिया। कितना वियोग है, सोचिए अगर जिस पर पड़ेगा तो वह सोचता ही होगा किस तरह वियोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से वह वियोग में हुआ यक्ष बता रहा है। तो ऐसे ही नहीं लोग कहते हैं कि सच सच बताना ये कालिदास तुम रोए थे या यक्ष रोया था। ये कहानी तो अगर देखा जाए तो दिल को छू लेने वाली, अपने पत्नी पर ही सोच सोच कर लिख दिए हैं, विद्योत्मा पर ही सोच कर लिख दिए हैं। तो ये जाने कि विरह के पहले दिन जो शिखा जो चोटी दाम हित्वा, उस पुष्प को हटा करके, इतना सुंदर इतना प्रेम था कि वह प्रतिदिन पुष्पों को लगाती थी, गजरा लगाती थी, लेकिन उस पुष्प को हटा दिया था। ताम 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 माने उस चोटी को का विगलित सूचाम, जब मेरा शोक हट जाएगा, विगलित सूचा माने शोक, विगलित माने घट जाना, हमने हट जाना, जब मेरा शोक हट जाएगा, शोक रहित जब मैं हो जाऊंगा। अब कब होऊंगा, तो शापा से अंत, इस श्राप के अंत में। और इसका श्राप कब कम होता है, तो प्रबोधनी एकादशी के दिन इसका श्राप खत्म हो जाएगा। 4 महीना शेष बचा है, और 4 महीने को कवि ने अपनी लेखनी से विशेष बनाया। तो बताया यक्ष कि आधे बद्धा विरह दिवस, विरह के दिवस के पहले पहले दिन, या शिखा जो चोटी दाम हित्वा, जो चोटी मेरे द्वारा किया गया था, बांधी गई थी, दाम हित्वा पुष्पों को हटा करके, ताम उस चोटी को विगलित सूचा, यानी कि मेरा जब शोक हट जाएगा, शोक से रहित हो जाएंगे मैं भी और मेरी वाली भी। अपने को भी कह रहा है, अपनी वाली को भी कह रहा है, जब दुख हट जाएगा तो पति पत्नी बड़े खुशहाल होंगे। और वह हटेगा दुख कब, तो कह रहे हैं शापस्यन्ते, जब मेरा श्राप कम हो जाएगा, मेरा श्राप हट जाएगा, तो हम लोगों का शोक हट जाएगा, तो मयो उदिष्टनियाम, मेरे द्वारा, तृतीया तो मेरे द्वारा, उदिष्टियाम मतलब वो चोटी खोली जाएगी। ताम सात्वी पशु, तुम मेरी वाली यानी मेरी पतिव्रता स्त्री को देखोगे, ऐसा बतलाता है। तब कहता है कि स्पर्श क्लिष्टा, जिसको छूने पर ही दुखदाई हो, अयमित नखे, जिसका नाखून बड़े बड़े हो गए हो, आस्कृत माने बार बार, सारयंती मतलब उसको हटाती है, गंडा भोगा तथा जो गाल के क्षेत्रों पर आ गए हैं, जो कठिन और विषम है, एक बेड़ी में, एक सूत्रीय है, एक चोटी वाली, हाथों के द्वारा उसको हटाती हुई मेरी साध्वी को, मेरी पत्नी को, मेरी पतिव्रता स्त्री को तुम देखोगे। तो
आइए एक बात और देखते हैं, आधे शब्द आया कि आधे बद्धा, तो बद्धा में देखा गया तो यहाँ पे बंद धातु है। कौन सी धातु है? बंद धातु है। और बंद धातु के साथ कट प्रत्यय है, कट के साथ यहाँ पे टा प्रत्यय लगाया गया। क्या है? तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे स्त्रीलिंग बनाना है ना, तो टा प्रत्यय लगा दिया गया है। उसके बाद कह रहे हैं हित्वा, और हित्वा में हा धातु है। कौन सी धातु है? हा धातु है, कत्वा प्रत्यय है। तो कह रहा है कि आधे बद्धा विरह दिवसे या शिखा दाम हित्वा सापस्यांते विगलित शुचा तामयोदिष्टनीया। विरह दिवसे षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो कह रहा है कि विरह के दिन में या विरह के दिन के पहले यानी पहले दिन बद्धा माने बांधी गई, या माने जो, शिखा माने चोटी, दाम माने पुष्प की मालाओं को। देखिए शब्दार्थ की जगह मतलब शब्दार्थ में पूछने वाला पद, अगर दाम पूछा जाए दाम का अर्थ क्या होगा बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। पुष्प की माला हित्वा माने उसको त्याग करके, हैं उसको त्याग करके, सापस्यंता विगलित सूचा तामयोदिष्टनीयाम, अर्थात मेरा जो यह दुख का समय है, जो विगलित सूचाम है, वह जब दुख का समय बीत जाएगा तो विगलित सुकह यस्य तेन, अर्थात इसमें बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। विगलित सूचाम हो जाएंगे, जब साप खत्म हो जाएगा, हमारा शोक रहित हो जाएगा, तो मेरे द्वारा वह चोटी खोली जाएगी। लेकिन इस समय उस चोटी की दशा का है बाबू? तो कह रहे हैं स्पर्श क्लिष्टा अयमित नखा अस्कृत सारयंती गंडा भोगात कठिन विस्मात एक वेड़ी करे, मन जो हाथों के द्वारा, जिसके हाथ का है तो हाथों के द्वारा स्पर्श क्लिष्टा, स्पर्श करने पर, स्पर्श करने पर क्या हो रहा है? दुख हो रहा है, क्लिष्ट हो रहा है, बड़ा वहां पे उसको दुख महसूस हो रहा है, ऐसी बातों को बता रहे हैं। और कैसी हो गई? तो कठिन भी हो गई है और विषम भी हो गई है, बड़ी कठिन है, यानी गिद्ध हो गई होगी, मजबूत नहीं, बालों की चोटी है, धूल माटी बैठ गई होगी और उसमें से दो चार गो बार इधर उधर लटक गए हैं, तो उसी को विषम बता रहे हैं, उथल पुथल हो गए हैं। ऐसी एक बेड़ी वाली और वह उथल पुथल जो केस है, कहाँ है? गंडा भोगात उनके गालों तक आ रहे हैं। और अयमित नखा, अयमित नखा में भी देखा जाए तो अयमित नखा यस्य तेन, यहाँ पे सुख नखा मत समझिएगा, यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। ये अभी अयमित नखा है, जिसके बड़े बड़े नाखून हो गए हैं, उन बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ के द्वारा अस्कृत माने बार बार, अस्कृत मतलब बार बार उसको क्या कर रही है? हटा रही है। सारंती माने बार बार हटा रही है। किसको? जो उसके बाल, उसके गंडो अभोगात आते हैं, उसके गालों तक जो बाल आ रहे हैं उसको बार बार हटाती हुई, ताम पश्वी, अर्थात तुम मेरी एक पतिव्रता स्त्री को देखोगे। एक बेड़ी में देखा जाए तो कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर पूरे श्लोक की बात करें तो पूरे श्लोक में मंदाक्रांता छंद है, और जितना धीमी गति से हम लोग वाचन करेंगे, यहाँ पे देखिए परीक्षा दृष्टि में बस प्रश्नोत्तरी आता है, लेकिन जितने भी प्रश्नोत्तरी आएंगे तो इसी से आएंगे। हर अभ्यर्थी को, हर विद्यार्थी को, चाहे हम हैं चाहे आप, हम सबको एक एक श्लोकों में इस प्रकार से डूब कर तैयारी करना चाहिए कि कहीं से भी पूछा उसमें से आ जाए। जरूरी थोड़ा ना कि श्लोक में सब प्रश्नों में पूछ लेगा। श्लोक वाइज जगह आप श्लोक को तैयारी की है, आपका वाचन सही है, पकड़ सही है, तो प्रश्नोत्तरी करने में बहुत आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसा मैं मानता हूं कि बहुत ढंग से पूरा डूब करके यक्ष बनकर इसको आप देखिए, पढ़िए, समझिए, कालिदास बन जाइए, यक्ष बन जाइए। फिर देखिए कहाँ से लोग पूछ रहे हैं, कहाँ से, जहाँ से पूछेंगे वहाँ से आप बता देंगे कि विरह की दशा में किस प्रकार से आप भी, कहें कि जिस समय और जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यह सब हम लोग सब भोग चुके हैं। जितना यह बता रहा है भोग चुके हैं। आप बीती वह सामने आ रही है, और जब आप बीती आती है तो आदमी केयर बहुत जल्दी करता है। हम बच्चे थोड़े जो भी हमको देखना नहीं है, अरे 10 में पढ़ते थे, 10 से 12 ले BA तक सब इतिहास जागरूपी, बीएड में तो सब खत्म में हो गया, उसके बाद में हम लोग आए हैं। तो वही बताया कि आधे बद्धा विरह दिवस, अब विरह हुआ का दिवस हुआ तो काट चुके हैं हम 10-12 में, अब काट उठ के यहाँ सब हम आ ही गए। तो इसमें जो जो बता रहा है वो सब तो हमको बहुत अभ्यास, बहुत तो प्रैक्टिशनर होंगे, अब तक होंगे प्रैक्टिशनर, तो उन लोगों को भी, और जो लोग भी चुके हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बस पढ़ने और समझने की जरूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।